तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था युनफेई ब्रोकन सोल माउंटेन से 7 साल पहले हुए हादसे की जानकारी लेता है, जहां उसे सैनविंग विला के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद युनफेई और उसके साथी सैनविंग विला की ओर रवाना हो जाते हैं। अब मिंग युनफेई से कहती है कि 7 साल पहले आपके पेरेंट्स को मारने के पीछे जो लोग थे तियानवू के एम्पायर का हाथ हो सकता है, जिस पर युनफेई कहता है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा 5 लोगों के पास जेड स्लिप थी और उनमें से कोई भी इस घटना का मास्टरमाइंड हो सकता है, पर जोशी ने भी हमें पूरी जानकारी नहीं दी है। यह बात मुझे थोड़ी रहस्यमयी लगती है और वो हमसे कुछ छिपा रही थी। तो जोशी कहती है कि आप उससे डायरेक्ट भी यह सब पूछ सकते थे, जिस पर युनफेई कहता है कि वह हमसे बातें छुपाना चाहती थी, पर अगर मैं उससे जबरदस्ती बातें जानने की कोशिश करता तो यह सब गलत होता। वैसे भी हम जो यहाँ जानने आए थे वो हमें पता चल गया है और बाकी मैं खुद पता लगा लूंगा। के बाद निंग बोलती है कि जोशी ने आपको अचानक सैनविंग विला के बारे में बताया था, क्या यह आपके खिलाफ कोई साजिश हो सकती है? तभी युनफेई कहता है कि सैनविंग विला के ओनर फेंग यूयू मेरे पिता के अच्छे दोस्त थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद युनफेई उन्हें बताता है कि फेंग यूयू ने अपनी वाइफ का इलाज करने के लिए हर जगह से डॉक्टर को बुलाया है और यह हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम वहां जाकर मेरे पेरेंट्स के हमलावरों का पता लगा सकते हैं। जिस पर मिंग बोलती है, तुमने सही कहा, जब तक हम सैनविंग विला में रहेंगे तब तक हम हमलावरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ज्यूसी और शुई को देखते हैं। ज्यूसी शुई से पूछती है, क्या तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो? तो शुई बोलती है, हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और मेरे अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो भी मेरे अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और मैं अब पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब जोशी सोचने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि युनफेई कुछ सालों में ही इतना ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा। तभी शुई पूछती है कि आप युनफेई से कब मिली थी? तो ज्यूसी उसे बताती है कि मेरे पिता का दोस्त बनाना और प्राचीन स्थानों का पता लगाना बहुत ज्यादा पसंद था और वो युनफेई के फादर के दोस्त भी थे और एक दिन दोनों ने जिक्सू इमोर्टल मैंसन नाम की एक गुफा को खोजा था, जिसके बाद वो 31 लोग के साथ उसके अंदर गए थे, पर वहाँ से केवल 7 ही लोग जिंदा बचकर वापस आए थे। जब वो 7 लोग एक साथ मिले थे तब युनफेई भी अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आया था और मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ आई थी और मैं उससे वही मिली थी। फिर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनफेई छोटा लड़का था और ज्यूसी भी छोटी बच्ची थी और इनके साथ 2 लड़कियां और होती है। इसके बाद हमें इन सबके पेरेंट्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक बोलता है कि युनफेई एक स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का है, फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है और कई सारी उपलब्धियों को हासिल करने वाला है। के बाद वो युनफेई के फादर से बोलता है, भाई क्या तुम अपने बेटे की शादी मेरे बेटी के साथ कराना चाहते हो? तभी वहाँ पर दूसरा बंदा भी बोलता है कि मुझे तो युनफेई पहली नजर में ही पसंद आ गया था। इसके बाद वो कहता है कि भाई तियानसिंग देखो, मेरी बेटी युक्सिन और युनफेई साथ में कितने खुश दिखाई देते हैं, मुझे लगता है कि आपको मेरे परिवार के साथ संबंध बनाने चाहिए। इसके बाद जियोसी के डैड भी कहते हैं, युनफेई और जियोसी की जोड़ी एक साथ कितनी अच्छी लगती है, भाई तियानसिंग आपको इन दोनों के बारे में सोचना चाहिए। तो तियानसिंग हंसते हुए बोलता है कि मेरा बस एक ही बेटा है, पर आपने तो उसके लिए 3 दुल्हनें ढूंढ रखी है, अब मैं अपने बेटे की शादी तीनों के साथ तो नहीं करा सकता, ये सब तो वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि वह किसके साथ शादी करना चाहते हैं, ये फैसला उनका ही होना चाहिए और उन पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ शुई कहती है, तो प्रिंसेस क्या आपकी शादी युनफेई के साथ पहले ही तय हो गई थी? अब जोशी बोलती है, उस समय मैंने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया था जब मैं छोटी थी और इसी दौरान मैं खेलते समय माउंटेन के पीछे चली गई थी जहाँ पर मुझे एक पॉइजन वाले स्नेक ने काट दिया था और युनफेई ने आके उस जहर को बाहर निकाला था और मेरी जान भी बचाई थी, पर उस स्नेक का काटा हुआ घाव मेरे दाहिने हाथ में अभी भी रह गया और इसी को देख के युनफेई ने मुझे पहचान भी लिया था। तभी शुई कहती है कि इसका मतलब युनफेई और आपका स्किन टू स्किन वाला रिलेशन पहले ही हो चुका है। तो शुई कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अपनी बकवास बंद करो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शायद मनी मन जोशी भी युनफेई को पसंद करती थी। इसके बाद वो कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने साल बाद वो वापस आएगा, मुझे लगा था कि वो पहले ही मर चुका है, पर अब वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। जिस पर शुई कहती है कि आपने सही कहा, मैं तो उनकी पावर के बारे में पता भी नहीं लगा सकती कि वह किस स्टेज में है। जिस पर शुई कहती है कि युनफेई कितना भी ताकतवर हो, पर उसका सामना जिसके साथ होने वाला है वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मून सियाओशान है। फिर हम
हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बोलता है कि यह सैनविंग माउंटेन विला है। फिर वो बोलता है कि अगर हम में से कोई भी मास्टर फैंग की वाइफ को ठीक कर पाते हैं तो वह अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ करा देंगे और साथ ही उसको जेड स्लिप भी देंगे। इसके बाद वो कहता है कि मैं उनकी वाइफ को ठीक करके उनकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। फिर हम सियाओ सान को देखते हैं, जो कहता है कि यहाँ जो भी डॉक्टर आए हैं वो अपनी आइडेंटिटी प्लेट और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएं, जिसके बाद ही वो यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक बंदा बोलता है कि हमें इसके बारे में पहले नहीं बताया गया था कि हमें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखाना है। जिस पर सियाओ सान गुस्से में आ जाता है और उनसे बोलता है कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाए कोई भी यहाँ से अंदर नहीं जा सकता है और सैनविंग विला तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा है। और फिर वो अपने हैमर से उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम फैंग कैरिन है। वो सियाओ सान से कहती है कि बड़े भाई आप इन्हें छोड़ दो, यह सब यम वैली के डॉक्टर हैं, पर अभी तक इमोर्टल मेडिसिन वैली के लोग यहाँ नहीं आए हैं। इसके साथ ही वो कहती है कि शायद हम इमोर्टल वैली के लोग ही मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं। तभी सियाओ सान कहता है कि पहले हम बहुत सारे लोगों को महारानी को ठीक करने के लिए बुला चुके हैं, पर उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ है। तभी यहाँ पर यूनफेई अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। सियाओ सान उन्हें रोकते हुए बोलता है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर मिंग बोलती है कि हम यहाँ महारानी का इलाज करने के लिए आए हैं। तो सियाओ सान उन्हें डॉक्टर की आइडेंटिटी प्लेट और सर्टिफिकेट दिखाने को बोलता है। तभी यूनफेई कहता है कि वो हमारे पास नहीं है। फिर सियाओ सान पूछता है कि तुम किस मेडिकल फैमिली से आए हो, तो यूनफेई कहता है कि हम किसी भी मेडिकल फैमिली से नहीं है। ये सुनकर सियाओ सान गुस्से से पागल हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पास दोनों में से एक भी चीज नहीं है, इसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आ गए हो। यहाँ कोई शादी नहीं चल रही है जो हर कोई यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। तभी मिंग बोलती है कि यूनफेई किंग ऑफ मेडिसिन का स्टूडेंट है और इसकी जैसी मेडिकल स्किल पूरे तियानवे एम्पायर में नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह से बात कर सकते हो। तभी हमें यहाँ पर एक बंदे की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कौन है जो खुद को किंग ऑफ मेडिसिन का स्टूडेंट बताता है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है कि मेरे ग्रैंडफादर ने किसी को अपना स्टूडेंट बनाया है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम गोंगसुन लिन है और यह इमोर्टल मेडिसिन वैली के किंग ऑफ मेडिसिन का सबसे बड़ा ग्रैंडसन है। तभी कैरिन बोलती है कि आखिरकार इमोर्टल वैली के लोग मेरी माँ का इलाज करने के लिए आ ही गए। जब मैंने पहले इनसे माँ को ठीक करने के लिए विनती करी थी तब कोई भी यहाँ नहीं आया था, पर जब इनाम के रूप में जेड स्लिप रखी गई इसके बाद ये लोग यहाँ आने के लिए मान गए। ये लोग बहुत ही लालची है और ये बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। इसके बाद मिंग को देखते हैं। वो कहती है तो इस तियानवे एम्पायर में भी कोई मेडिसिन किंग है। तभी गोंगसुन वहाँ आकर बोलता है तो यह वो 3 लोग हैं जो मेडिसिन किंग का स्टूडेंट होने का दिखावा कर रहे हैं। जिस पर मिंग कहती है कि तुम खुद के सेक्ट को इमोर्टल वैली सेक्ट कैसे कह सकते हो, जबकि तुम्हारे यहाँ हाई लेवल की औषधि भी नहीं मिलती और तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड भी नहीं हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।